हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कंगन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का, और आज हम करने वाले हैं उसका लास्ट टॉपिक। लास्ट हमने किया था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा था, उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज जो हम लास्ट टॉपिक करने वाले वो है रिएक्शंस इन सोल्यूशन। तो देखते हैं क्या है सोल्यूशन, क्या चीज़ है, रिएक्शन क्या चीज़ है, और हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो जब हम बात करते हैं ना सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन कैसे बनता है, सबसे पहले हमारे माइंड में यही बात आती है। सोल्यूशन को बनाने के लिए ना दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक जो कि कम अमाउंट में है, दूसरा जो कि ज़्यादा अमाउंट में है। मतलब कि हम कम अमाउंट वाली चीज़ ज़्यादा अमाउंट वाले में मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद क्या बनता है, सोल्यूशन। तो जो वो कम अमाउंट वाली चीज़ थी ना, उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट, जो कि किस में था, कम अमाउंट में था, और उसको हम किस में मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट में, और हमारा क्या बनता है, सोल्यूशन। तो जब ये सोल्यूशन बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है, और वही आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या रिएक्शंस किस तरह से होती हैं और कैसे सोल्यूशन बनता है। तो जब हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, हमने इसके अंदर कोई रिएक्शंस नहीं पढ़नी कि ये रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन होगी। हमने सिंपल ये बात पढ़नी है कि जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, एक रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। सिंपल इतनी सी बात है। अब उस सोल्यूशन में कितना सोल्यूट ऐड करा, कितना सॉल्वेंट लिया, और उनकी आपस में अमाउंट क्या थी। देखो, अगर ऐसा बोल रही हूँ कि मैंने ना 2 बीकर्स लिए हैं और दोनों में मैंने 100 ml वाटर ले लिया, और दोनों के अंदर ना मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। सपोज इसके अंदर मैंने ऐड करा 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, और इसमें मैंने ऐड करा 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट। और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इन दोनों में से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा सोल्यूट किसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा, कौन सी चीज़ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मैं क्या कहूँगी कि 20 ग्राम जिसमें मैंने डाला था ना, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब मुझे कैसे पता लगा कि मेरे पास एक फिक्स अमाउंट थी सॉल्वेंट की, और उसके अंदर मैंने चेक करा कि किसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, और मुझे पता लग गया कि वो चीज़ क्या है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। दैट मीन्स कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड कर रही है सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट पर। और इसी के बेसिस पे हमने आज क्या पढ़ना है कि कॉन्सेंट्रेशन को चेक करने के लिए ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब वो क्या पैरामीटर्स हैं, एक्चुअल में ना कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं। हमने जो अभी पढ़ने हैं, हमने 4 पैरामीटर्स पढ़ने हैं। दैट मीन्स कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन को हम 4 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी मेथड्स है। तो ये हैं वो टर्म्स। देखो, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 4 टर्म्स हैं, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी। और आज हमने इन्हीं चारों के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मास परसेंटेज से। तो अब बात करनी है मास परसेंटेज की। अगर मैं बात कर रही हूँ ना परसेंटेज, आप जनरल लाइफ में परसेंटेज निकालते होगे, तो मार्क्स को रखते हैं साइड पे। पहले हम आपके मार्क्स की बात करते हैं। मान लो मैंने ऐसा बोला कि आपके टोटल पेपर्स हुए हैं 500 मार्क्स के, और उसमें से आपको आए हैं 400 मार्क्स, और आपको निकालनी है अपनी परसेंटेज। तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, 400 जितने आपके आए अपॉन 500 जितने टोटल थे मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे आपकी परसेंटेज निकल आएगी। मास परसेंटेज भी वैसे ही निकलेगी। आपने वहां पर मार्क्स की बात की थी, यहाँ पर आपको मास की बात करनी है। देखो कैसे, अगर मैं बात कर रही हूँ मास परसेंटेज की, सबसे पहले तो बात परसेंट। पर का मतलब भी क्या होता है कि हम सेंट मतलब कि 100 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। सेंट का मतलब क्या है, 100 सेंचुरी होता है ना, तो हम 100 के रिस्पेक्ट में वो चीज देखते हैं। तो अगर मैं बात करी मास परसेंटेज की, जैसे आपको अपनी परसेंटेज निकालनी थी, 100 में से आती है ना, सिमिलरली जो मास परसेंटेज का आंसर होगा वो भी 100 से कम होगा। क्यों, क्योंकि वो एक परसेंटेज है। अगर मेरा टोटल अमाउंट 100% है, तो उसमें से कितना परसेंट मेरा सल्यूट है, वही क्या होता है, मास परसेंटेज। तो अब आपको पता लग गया कि मुझे किसकी परसेंटेज निकालनी है, सल्यूट की, जैसे आपको अपने मार्क्स की निकालनी थी। तो अगर मुझे सल्यूट की परसेंटेज निकालनी है, बस मैं सल्यूट को ऊपर रखूंगी, डिवाइडेड बाय टोटल। यहाँ पर टोटल क्या होता है, टोटल क्या होता है, सोल्यूशन, इनटू में 100। तो मेरे को मिल गया मेरा फॉर्मूला जो बनना चाहिए था। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, मास ऑफ सोल्यूट
मतलब कि जितना मैंने सोल्यूट ऐड किया था जिसकी मुझे परसेंटेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अब मैंने सोल्यूशन ही क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के सोल्यूशन बनाया था, इनटू में 100। जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हो वैसे हम मास की परसेंटेज निकालते हैं। जैसे आपने अभी भी मार्क्स की निकाली थी वैसे हमने मास की निकाली। तो मेरे पास फॉर्मूला तो आ गया। फॉर्मूला क्या बना मेरा, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब इसके बेसिस पे मैं किसी की भी मास परसेंटेज निकाल सकती हूँ। मान लो कि मुझे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने दो चीजें मिक्स करी। मिक्स करने वाली कौन कौन सी चीजें होंगी मुझे पता है। जो लेसर अमाउंट में होगा वो लेसर अमाउंट वाला क्या होगा, सोल्यूट। साथ में मुझे क्या जोड़ना है, जो जिस चीज में मैं ऐड कर रही हूँ, मतलब कि जिस सॉल्वेंट के अंदर मैं इसको डिसॉल्व कर रही हूँ, जो कि किस में होगा, मोर अमाउंट में। और इन दोनों को जोड़ के मेरा क्या बना होगा, टोटल सोल्यूशन। ये कैसे बना होगा, टोटल बना होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के बना होगा। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के मैं क्या बना लूंगी, सोल्यूशन बना लूंगी। बाय चांस मुझे सोल्यूट गिवन है और सॉल्वेंट गिवन है, सोल्यूशन नहीं गिवन, तो मैं उसको ऐड कर लूंगी। या फिर मुझे सॉल्वेंट और सोल्यूशन गिवन है, मुझे सोल्यूट नहीं गिवन, तो सोल्यूशन में से मैं सॉल्वेंट को माइनस करके सोल्यूट निकाल लूंगी। तो मुझे पता है कि इन तीन में से दो चीजें तो मुझे गिवन ही होंगी, अगर बाय चांस मुझे थर्ड चीज नहीं गिवन। तो अब हम इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे और मुझे समझ आ जाएगा, आपको भी साथ साथ समझ आ जाएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक पूरा का पूरा सोल्यूशन बनाया बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए। मतलब ए कोई भी चीज है जिसका हमने कितना डाला, 2 ग्राम डाला, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब मुझे पता लगा कि वाटर तो क्या है, सॉल्वेंट, और उसके अंदर कुछ सोल्यूट ए मिक्स करा है। अब सोल्यूट कितना है, 2 ग्राम, सॉल्वेंट कितना लिया, 18 ग्राम, और वहां से मुझे क्या निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है सोल्यूट की। मतलब सोल्यूट मेरे पास क्या है, ए। अब ध्यान से देखो मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है मास ऑफ सोल्यूट, और वो सोल्यूट क्या है, ए, 2 ग्राम। साथ साथ मुझे गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट क्या है मेरे पास फिलहाल, वाटर, कितना है, 18 ग्राम। तो मुझे सोल्यूशन का मास तो मिल गया, दोनों को जोड़ दूंगी मैं, सोल्यूशन बन जाएगा। तो आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम इज इक्वल्स टू 20 ग्राम। तो बस अब मुझे मास परसेंटेज निकालनी, और मुझे पता है कि मास परसेंटेज निकालनी बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मास परसेंट कितना आ जाएगा ऑफ ए का निकालना है, तो आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, और वो सोल्यूट मुझे पता है ए की निकाल रही हूँ तो ए सोल्यूट होगा, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना था, 2 ग्राम, मास ऑफ टोटल सोल्यूशन 20 ग्राम इनटू 100। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, ये बना 1/10, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ गया 10%। तो मतलब कि 10% तो मेरा सोल्यूट है, बाकी बचा हुआ 90% क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो मुझे पता लग गया कि जो मेरी मास परसेंटेज आई सोल्यूट की वो कितनी आई, 10% आई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि किसके बेसिस पे था, मास परसेंटेज के बेसिस पे। सो हेयर वी गो। जो हम कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट कर रहे थे, जो हमने स्टार्ट कर चुके थे, दैट मीन्स उसमें से मेरा फर्स्ट वाला तो हो गया, जो कि क्या था, मास परसेंटेज, जिसको और क्या बोलते हैं, वेट परसेंटेज। तो ये तो मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे चलना है अपनी सेकंड कॉन्सेंट्रेशन की टर्म पे, जो कि क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड कॉन्सेंट्रेशन का टर्म, जो कि क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो अब चलते हैं हम अपनी सेकंड कॉन्सेंट्रेशन की टर्म पे, जो कि है मोल फ्रैक्शन। अब बात हुई है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टुकड़े करना। मान लो मेरे पास एक चॉकलेट थी और उसके ना मैंने 5 पीस कर दिए, और वो 5 पीस मैंने ना 2 जनों में बांट दिए। एक को मिले 2 पीस, एक को मिले 5 पीस। तो अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, फर्स्ट की फ्रैक्शन होगी 2/5 और सेकंड की फ्रैक्शन होगी 3/5। अब मुझे कैसे पता लगा, क्यों, क्योंकि मैंने 2 टुकड़े, उन 5 में से 2 टुकड़े पहले वाले को दे दिए, मतलब 2 डिवाइडेड बाय टोटल जितने मैंने पार्ट्स किए थे, मतलब 5 पार्ट्स किए थे, और बाकी बचे हुए 3 पार्ट्स दूसरे को मिले, तो 3/5 आ गया। सिमिलर मुझे किस में करना है, मोल फ्रैक्शन में करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कंप्लीट सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर ना मैंने 2-3 चीजें डाल के उसको सोल्यूशन को प्रिपेयर किया है। मान लो A B C D, मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें ले ली, और मुझे एक
मतलब मान लो ए का निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा देखते हैं। तो उस ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स उस ए की कॉन्ट्रीब्यूशन वाले होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो पूरे सोल्यूशन में होंगे। तो यहां से मैं डेफिनेशन बना सकती हूँ मोल फ्रैक्शन की। देखो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो मेरा मोल फ्रैक्शन क्या बन गया, इट इज द रेशो, ये क्या है, एक तरह से रेशो है ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट, जिस भी हम कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं उसके मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और उसको हमने किससे डिवाइड करा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि पूरे सोल्यूशन में थे। क्लियर है बात। अगर मैं बात कर रही हूँ एक ऐसा सोल्यूशन मैंने बनाया है जिसके अंदर दो चीजें ए है और बी है, तो ए का मोल फ्रैक्शन तो मैं ऐसे निकाल लूंगी, मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सिमिलर अगर मुझे बी के निकालने हैं तो उसमें भी ऐसे ही रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। तो वो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स किसके आ जाएंगे, इस केस में बी के आ जाएंगे, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, टोटल मेरे सोल्यूशन के कितने मोल्स हैं। अब इसी के अंदर अगर सी होता है तो सी के भी हम ऐसे ही लिख देते, बट अभी हम इन दोनों की ही बात करते हैं। जब मुझे मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा, उसको एक सिंबल ऐसा होता है एक्स जैसा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मुझे सिर्फ ए के लिए मोल फ्रैक्शन लिखना है तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, एक्स ए की तरह। और नंबर ऑफ मोल्स को मैं कैसे लिखूंगी, एन ए। नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ जब ए के लिखने हैं वो कैसे लिखूंगी, एन ए। और जब मुझे टोटल सोल्यूशन के लिखने हैं, टोटल सोल्यूशन में मैंने ए और बी दोनों मिक्स किए थे, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होंगे, एन ए प्लस एन बी। तो देखो मोल फ्रैक्शन जब ए का मैं लिखना चाहूंगी वो कैसे लिखूंगी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली जब मैं मोल फ्रैक्शन बी के लिए लिखना चाहूंगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, अब बी के मोल्स ऊपर हैं तो क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान से एक चीज देखो, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी एन ए प्लस एन बी। जब मैं इसको ऐड करूंगी अल्टीमेटली ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऊपर नीचे सेम बन जाएगा। दैट मीन्स कि एक्स ए प्लस एक्स बी जब मैं करूंगी तो ये बन गया 1, तो एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा क्या आएगा, 1। तो अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ए की गिवन है, मुझे बी की निकालनी है, तो मैं सिंपली 1 में से माइनस करके निकाल सकती हूँ, मतलब कि एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, और वी कैन से एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। अब ये कब होगा, जब मेरा बाइनरी सॉल्यूशन होगा। बाइनरी का मतलब कि जो मैंने दो चीजों से मिला के बनाया। अब मान लो मैंने 3 चीजों से मिला के बनाया तो उन तीनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करके बनाएगा, मतलब कि अगर मैंने ए बी सी इन 3 चीजों से पूरा सोल्यूशन बनाया तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, मतलब तीनों की मोल फ्रैक्शन को जोड़ के उस केस में 1 बनेगा। तो हमेशा आपको यही नहीं लगा देना, आपको ये चीज देखनी है कि सोल्यूशन कितने सारे सोल्यूट से मिलके बना है, और उन सारी चीजों का अगर मुझे अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 सोल्यूट है 1 सॉल्वेंट है। अगर मैं ए बी की बात कर रही हूँ, ए सोल्यूट है बी सॉल्वेंट है, वो कोई भी केस हो सकता है। अल्टीमेटली मुझे ये देखना है कि सोल्यूशन किन किन चीजों को जोड़ के बनाया गया। उन सारी चीजों को जब मैं अलग अलग से उनका मोल फ्रैक्शन निकालूंगी तब मेरा मोल फ्रैक्शन कितना आना चाहिए, टोटल 1। और इसी बात को समझने के लिए जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था चॉकलेट्स वाला, अगर मैंने 5 पार्ट्स करे, मैं दोनों जनों में अगर मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूट करे थे 2 और 3, अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो जोड़ के 1 ही बनेगा ना, 5/5। सिमिलरली अगर मैं 3 जोड़ों में डिवाइड कर देती 1 2 और 2, मान लो मैं ऐसे डिवीजन कर देती, तब भी मेरा कलेक्टिव जोड़ के तो एक ही चॉकलेट बननी थी, मतलब 5/5 ही बनना था। तो सिमिलर यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो सोल्यूशन है वो तो कंप्लीट है। अब उसमें कितने पार्ट्स आ रहे हैं, हर एक की मोल फ्रैक्शन अगर मैं अलग अलग से निकालूंगी तो अल्टीमेटली मेरा जो मोल फ्रैक्शन का एडिशन है हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये तो हो गया सारा थ्योरेटिकल पार्ट अबाउट मोल फ्रैक्शन। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन की टर्म पे। क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन में गिवन है अ सोल्यूशन कंटेन्स 2.5 मोल्स ऑफ इथेनॉल, कि एक सोल्यूशन बनाया है उसके अंदर हमने 2.5 मोल्स इथेनॉल के डाले हैं एंड 7.5 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब कि सोल्यूट मेरा क्या है, इथेनॉल, जिसकी मोल्स मुझे गिवन है 2.5 मोल्स, और सॉल्वेंट है मेरा वाटर जिसके मोल्स मुझे गिवन है 7.5 मोल्स। कैलकुलेट द
मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मुझे हर एक कंपोनेंट मतलब सल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, जो कि पूरा सोल्यूशन बना रहा है। इजी है। देखो मुझे क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के मोल्स मुझे गिवन है 2.5 मोल्स, और सिमिलरली मुझे नंबर ऑफ मोल्स किसके गिवन है, वाटर के 7.5 मोल्स। तो यहां से अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल मोल्स कितने आगे, टोटल मोल्स आगे मेरे सॉल्यूशन के 2.5 प्लस 7.5 दैट इज इक्वल्स टू 10 मोल्स। तो इतना तो मुझे पता लग गया कि टोटल मोल्स आने वाले हैं 10। अब मेरे को निकालना है कि मोल फ्रैक्शन हर एक का कितना कितना। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूं इथेनॉल का, इथेनॉल का क्या होगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, हमारे पूरे सोल्यूशन के। तो इथेनॉल के मोल्स हैं 2.5 और टोटल मोल्स हैं 10, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.25 अपॉन, यहाँ भी मोल्स यहाँ पर भी मोल्स, और ये फ्रैक्शन है तो यहाँ पर कोई यूनिट तो आएगी नहीं। अब मुझे किसके निकालने हैं, मोल्स नहीं, यहाँ पे आएगा मास मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पर किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे, वाटर का, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं मेरे पास 7.5 और टोटल मोल्स है 10, ये आ गया 0.75। देखो ये आया 0.75 जब मैंने प्रॉपरली मेथड से निकाला। अगर मैं इसको मेथड से ना निकालना चाहती, मैंने आपको भी बोला था कि दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करके 1 आएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको लिख रही हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और इसको मैं लिख रही हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर मैंने बी इस मेथड से नहीं निकाला होता, मुझे वो 1 माइनस वाले मेथड से निकालना होता, तो एक्स ए प्लस मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। तो ये 0.25 और ये मुझे निकालना था इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से भी मेरा क्या आता 1 माइनस 0.25 जो कि क्या आता 0.75। तो देखो ये वाला मेथड भी एप्लीकेबल था और मैंने अलग से निकाला वो भी सही में आया। तो दोनों केस में मेरे पास आंसर क्या आया, सेम। तो मुझे पता लगा कि मैं दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती थी। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता जिसमें ऐसी 3 चीजें होती, मतलब ए बी सी 3 चीजें होती, ए और बी का आप ऐसे निकाल लेते और सी का निकालना होता, तो आप इन दोनों को ऐड करके फिर उसको 1 में से माइनस करते, तो वो चीज भी पॉसिबल थी। तो उस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे 2 कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स कंप्लीट होती हैं। तो अब हमने स्टार्ट करनी है कॉन्सेंट्रेशन की बाकी टर्म्स, मोलारिटी और मोलालिटी। हम ना इन दोनों को ना साथ में करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जो कि हम अगर साथ में करेंगे तो हमें दोनों अच्छे से क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बाकी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स। देखो मोलारिटी और मोलालिटी दोनों कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हैं और सुनने में भी थोड़ी थोड़ी सेम ही लग रही है कि मोलारिटी मोलालिटी, और दोनों में कहीं ना कहीं मुझे पता लग रहा है कि मोल्स को इंक्लूड किया जा रहा है। और वहां तक आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि हाँ हम इसको इसमें मोल्स इंक्लूड कर रहे हैं, बट दोनों में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोलारिटी के केस में हम इन्वॉल्व करेंगे वॉल्यूम को, रादर मोलालिटी के केस में हम इन्वॉल्व करेंगे मास को। देखो कैसे, मैं दोनों को डिफाइन करती हूँ और जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये बात कैसे बोली। तो देखो मोलारिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि उतने नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के। जब हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन मतलब कि वॉल्यूम की बात आ गई, क्योंकि हमने बात किस में करी है, लीटर्स में। तो मोलारिटी का क्या मतलब होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। रादर अगर मैं मोलालिटी की बात करी वहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सेम है, बट यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर रादर किसकी बात हो रही है, केजी, मतलब कि हम बात कर रहे हैं मास की। तो मोलारिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से और मोलालिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, देखो क्या बनेगा, मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स है, सल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन किस में लिया है हमने, इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अपॉन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और किस में आना चाहिए वो सोल्यूशन, लीटर्स में होना चाहिए।
तो दैट मीन्स अगर मैं मान लो ऐसे बोल रही हूँ कि 5 मोलर सोल्यूशन है, तो 5 मोलर का मतलब क्या होगा कि 5 मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये एक जनरल सी बात होगी, किसके लिए, मोलारिटी के लिए। अगर सिमिलर चीज़ मुझे मोलालिटी का फॉर्मूला बनाना है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये बात तो यहाँ पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने ये चीज़ किसके लिए ली है, मैंने ली है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। और किसमें है सॉल्वेंट का मास, इन केजी, इन केजी। तो मुझे क्लियर हो गया कि मोलारिटी और मोलालिटी दोनों के अंदर एक बात तो सेम है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कंसीडर कर रहे हैं, बट किस में ले रहे हैं, मोलारिटी के केस में हम वो ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और मोलालिटी के केस में हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अब लीटर में ना होके या केजी में ना होके ये दूसरी यूनिट में भी तो हो सकता है, लीटर की जगह मिलीलीटर में होता, तो हम क्या करते, या तो लीटर्स में कन्वर्ट करते, या फिर अगर हम बात करें कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर कितने के इक्वल हो गया, 1/1000 लीटर्स, क्योंकि ये 1000 नीचे आ गया। तो यहीं पर मेरा क्या फॉर्मूला बन जाता मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मेरा वॉल्यूम, किस में अगर हम लेते, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, अगर मिलीलीटर्स में आता तो यहाँ पर क्या लग जाता, साथ ही साथ 1000 लग जाता। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये 1000 ऊपर क्यों लगा, क्योंकि अगर हम बात करें मिलीलीटर्स की तो 1/1000 होता, तो वो ऊपर कहाँ जाके चल जाता कि भी अगर लीटर्स में है तो सिंपल लगेगा, और अगर मिलीलीटर्स में है तो ऊपर 1000 लग जाएगा। तो ये अपने आप 1000 अपॉन मिलीलीटर, ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर्स में कन्वर्ट हो गया। तो सिमिलर बात अगर हम मोलालिटी की करें, तो मोलालिटी में भी ऐसा ही होगा, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो 1 ग्राम की अगर हम बात करें वो बन जाएगा 1/1000 kg। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सिमिलर यहाँ पर इंटू 1000 आ जाएगा, अगर मैंने मास किस में ले लिया, ग्राम्स में ले लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो किसी भी टर्म में आपको क्वेश्चन गिवन हो, आप फॉर्मूला में पुट करके मोलारिटी और मोलालिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको वहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं गिवन, आपको तो मास गिवन है उस चीज़ का, तो हमें पता है हम मोल्स को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, मोलारिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को मान लो मैंने लिख दिया W, और मोलर मास को मैंने लिख दिया M, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम किस में लेना है, अगर हमने इन लीटर्स लेंगे तो सिंपल यही आ जाएगा, मिलीलीटर्स में लेंगे तो टू मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, सिंपल। और मोलालिटी के लिए भी ऐसे ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स वेट मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू यहाँ पर क्या होगा, मास। अच्छा, ये जो वॉल्यूम था ये किसका था, सॉल्यूशन का, और रादर इस केस में जो हम मास लेंगे वो किसका लेंगे, सॉल्वेंट का लेंगे, या तो केजी में लेंगे या फिर इनटू में 1000 कर देंगे। तो W हमारा क्या बन गया, गिवन मास, किसका मास होगा ये, सोल्यूट का, और M क्या बन जाएगा हमारा, मोलर मास, किसका, अगेन सोल्यूट का। तो ये बन गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और W क्या बन गया हमारा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। तो हमें अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी गिवन हो, मास में गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, मोल्स की फॉर्म में गिवन हो, जैसा भी हमारी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम मोलारिटी और मोलालिटी निकाल सकते हैं। तो ये तो बात होगी किसकी, मोलारिटी और मोलालिटी के। अगर हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की, कि भाई यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिया और यहाँ पर हमने मास लिया, बट सिमिलर क्या है दोनों में, कि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स क्लियर होंगी, कि जिस फॉर्म में हमें वॉल्यूम में गिवन है तब हम मोलारिटी निकालेंगे, जब हमें मास की टर्म्स में गिवन है तो हम मोलालिटी निकालेंगे। तो इसके बाद ट्राई करते हैं इसका एक क्वेश्चन, और तब तक ना आप एक बात सोचो, अगर मेरे पास दोनों कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हैं तो इन दोनों में से बेटर कौन सी होगी।
आप ये सोचो, इतना हम न्यूमेरिकल करते हैं और वापस इसी बात पे आएंगे। एंड वन मोर थिंग जो हमें देखनी है वो ये है, इसकी यूनिट क्या होगी। अगर मैं बात कर रही हूँ मोलारिटी की, तो इसमें क्या है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स और नीचे क्या है, लीटर। तो इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या बनेगी मोलारिटी की केस में, मोल पर लीटर। ये क्या बन जाएगी इसकी यूनिट। और यही अगर मैं बात करूं मोलालिटी की, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ भी ऊपर है, बट नीचे क्या है, मास इन केजी। तो यहाँ पर यूनिट क्या बनेगी, मोल पर केजी। तो यहाँ पर यूनिट बनेगी मोल पर केजी, और मोलारिटी के केस में क्या बनेगी, मोल पर लीटर। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो कि है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 1.7। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द मोलारिटी। हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी है ऑफ NaOH, जहाँ पर क्या हमें गिवन है कि NaOH एक सोल्यूट है इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर। दैट मीन्स कि हमने 4 ग्राम किसका मिलाया है, NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इन इनफ वाटर। सॉल्वेंट क्या हमारा, पानी। वाटर के अंदर हमने 4 ग्राम NaOH को मिक्स करा टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। और हमें ये भी गिवन है कि हमारा टोटल सोल्यूशन कितने का बना, टोटल सोल्यूशन बना हमारा 250 ml। तो 4 ग्राम मुझे क्या गिवन है, देखो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट मेरा कितना है, 4 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन, आई मीन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मुझे क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरे पास है 250 ml। तो मेरा जो फॉर्मूला है मोलारिटी निकालने का, अभी हमने किया, मोलारिटी निकालने के लिए गिवन मास मेरे पास है, मोलर मास ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वॉल्यूम जब मुझे मिलीलीटर्स में गिवन है तो मुझे पता है ऊपर क्या लगेगा, 1000 के लगेगा। तो सब कुछ तो है मेरे पास, बस मुझे क्या निकालना है, मोलर मास किसका, सोल्यूट का। तो सोल्यूट मेरे पास क्या है, NaOH। तो जब मैं NaOH का मोलर मास निकालूंगी, तो मोलर मास मेरे को किसका निकालना है, NaOH का। तो Na का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो ये बन जाएगा ऐड करके 40 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया हमारे पास मोलर मास। तो अब मेरा फॉर्मूला, मोलारिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर मुझे पता है कि ml में है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, 1000। सिंपल। तो मेरे को बस वैल्यूज पुट करनी है। मास ऑफ सोल्यूट मेरा कितना है, 4 ग्राम, और मोलर मास 40 ग्राम पर मोल इनटू 1000, और मेरा जो वॉल्यूम है ये कितना आ जाएगा, 250 ml। अगर ये 1000 अपॉन ml है तो ये अपने आप क्या बन गया, लीटर्स ही बन गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या लग जाएगा, लीटर्स। तो अब मैं बात करूँ, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, मोल ऊपर चला गया, और 40 से कैंसिल हुआ ये 10 पे, 0 से 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, और मेरे पास बचा 10 अपॉन 25, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 की टेबल में 2 अपॉन 5। तो आंसर आ गया 2 अपॉन 5 मोल पर लीटर, और इसको ही लिख सकती हूँ मैं 0.4 मोल पर लीटर। तो मेरे पास मेरी मोलारिटी आ गई। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, उसके बेसिस पे मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, मोलारिटी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे किया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एनसीईआरटी प्रॉब्लम पे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉब्लम 1.8। तो क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, द डेंसिटी ऑफ अ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। मुझे क्वेश्चन में गिवन है मोलारिटी, और दूसरी चीज मुझे गिवन है डेंसिटी, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है मोलारिटी। तो जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है ना, सबसे पहले तो मैं वो देखूंगी कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है और मुझे क्या क्या गिवन है। जो गिवन है वो है मोलारिटी। तो मोलारिटी मेरे पास है 3 मोलर। मोलारिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर मैं कह सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब मेरे को पता है, मैंने अभी अभी आपसे यही बात डिस्कस करी थी, अगर 3 मोलर है, 3 मोलर का मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 मोल्स, कि मेरे पास 3 मोल्स हैं इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, कि मेरा पूरा सोल्यूशन 1000 ml का है, मतलब कि 1 लीटर का है और 1 लीटर के अंदर 3 मोल्स हैं। तो यहाँ से मुझे एक बात तो पता लग गई कि मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3। दूसरी चीज मुझे क्या पता लगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम है मेरे पास 1 लीटर। और मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है डेंसिटी। डेंसिटी मेरे पास है 1.25 ग्राम पर ml। अब एक बात बताओ कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम मेरे पास गिवन है। अब मुझे निकालना क्या है, मोलालिटी। ये चीजें तो मुझे गिवन है, मुझे निकालना है मोलालिटी, मुझे निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास, तो मैं मोल्स के अकॉर्डिंग वाला फॉर्मूला लूंगी। तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ध्यान से एक चीज देखो, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास है, मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट तो मेरे पास कहीं दिया ही नहीं हुआ। बट ध्यान से देखो, यहाँ से जो मास निकलेगा, डेंसिटी पूरे सोल्यूशन की है, तो मेरे पास जो मास निकलेगा वो पूरे सोल्यूशन का निकलेगा। तो जो चीज मेरे पास है पहले तो मैं उसको कैलकुलेट कर लूंगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम मुझे पता है कितना, 1 लीटर, मतलब कि 1000 मिलीलीटर। तो ये 1000 मिलीलीटर इंटू 1.25 ग्राम पर ml। तो ml से ml कैंसिल हुआ और यहाँ से मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 1250 ग्राम्स। तो मास ऑफ सोल्यूशन तो मुझे पता लग गया कि मेरा 1250 ग्राम है। बट यहाँ पर तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, सोल्यूशन मेरे पास है। तो मुझे पता है 3 चीजें होती हैं सोल्यूशन, पूरी 3 चीजें होती हैं। सोल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट से। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम जोड़ेंगे तभी तो सोल्यूशन आया। बट मेरे पास सोल्यूशन का मास है, मेरे पास सॉल्वेंट का मास नहीं है। अब सॉल्वेंट का मुझे निकालना पड़ेगा। सॉल्वेंट को निकालने का एक तरीका है कि मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेती हूँ। तो मास ऑफ सोल्यूट अगर मैं निकाल लूंगी तो मैं उसके अंदर यहाँ पे पुट करके मुझे पता लग जाएगा कि मेरी मोलालिटी क्या है। अब सोल्यूट निकालने के लिए देखो, सोल्यूट क्या है हमारा यहाँ पर, NaCl। अब सोल्यूट का मास कैसे निकलेगा, सोल्यूट का मास निकालने के लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि NaCl के मेरे पास 3 मोल्स हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके थे, मेरे सोल्यूट के मोल्स थे। तो मुझे ये बात पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3। तो देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे मास निकालना है, मोल्स मेरे पास है, मोलर मास भी मुझे पता है कि NaCl का कितना होता है। तो यहाँ से मैं मास कैलकुलेट कर लूंगी। तो मास ऑफ सॉल्यूट जब मुझे निकालना होगा तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, उसी के नंबर ऑफ मोल्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मोलर मास के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास है 3 और NaCl का जो मोलर मास होता है वो होता है 58.5। अब नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया और मोलर मास 58.5 हो गया। अब ये मोलर मास 58.5 कैसे आया था, NaCl का मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। ये दोनों की मोलर मास है और दोनों को ऐड करके मैंने NaCl का मोलर मास निकाल लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 175.5 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास मुझे पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, मेरे पास पूरे सोल्यूशन का है, मेरे पास सोल्यूट का भी आ गया। तो अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना है तो मैं पूरे सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दूंगी। तो देखो, अगर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, जो कि मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए मैं सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट के मास को माइनस कर दूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो सोल्यूशन का मास कितना था, 1250 ग्राम, माइनस सोल्यूट का था 175.5 ग्राम, और ये माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 107
4.5 ग्राम। तो ये आ गया मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, और मैं इस मास ऑफ सॉल्वेंट को यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता थे 3 है, और मास ये हो जाएगा 3 मोल्स। मास भी मुझे पता लग गया, ये ग्राम में है, तो जब मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगी तो ये आ जाएगा 1.0745 किलोग्राम्स। तो यहाँ से जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगी, आ गया 2.79 मोल पर केजी, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ 2.79 मोलर। तो यहाँ से मेरी मोलालिटी मेरी कैलकुलेट हो गई, मोलालिटी जो मुझे निकालना था। मुझे मोलालिटी निकालनी थी, मोलारिटी गिवन थी और मुझे डेंसिटी गिवन थी। तो देखो डेंसिटी से मैंने क्या करा, मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया, क्योंकि जो डेंसिटी थी ये कंप्लीट सोल्यूशन की थी। तो डेंसिटी से मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। साथ ही साथ मुझे क्या गिवन था कि जो मेरा सोल्यूशन है, मेरा सोल्यूशन NaCl का सोल्यूशन, उसका जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कितने थे, 3 थे। उसके मोलर मास के अकॉर्डिंग मैंने मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मैंने मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट करा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसकी वैल्यू पुट करते ही मेरी क्या कैलकुलेट होगी, वैल्यू मोलालिटी की। अब हम देखेंगे, जो मैंने आपसे एक बात पूछी थी, मैंने पूछा था कि मोलालिटी बेटर है या फिर मोलारिटी बेटर है। तो अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि मोलारिटी और मोलालिटी में से मोलालिटी बेटर होती है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि मोलालिटी के केस में जब हम कंसीडर करते हैं, हम मास को कंसीडर कर रहे हैं। अब मास को कंसीडर कर रहे हैं, मास में ऐसा क्या स्पेशल है। तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी कंडीशन की वजह से टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मुझे पता है कि मास कभी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, रादर वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो कभी भी टेम्परेचर की इफेक्ट से मोलारिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट मोलालिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए मोलालिटी क्या होती है, एक बेटर, या फिर आप कह सकते हो कि ज़्यादा एक्यूरेट टर्म है कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो आपको आपका आंसर मिल गया कि मोलालिटी इज अ बेटर टर्म, किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स क्लियर होती हैं। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था 4 कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स समझने थे, पहले हमने दोनों कर लिए थे, अब हमने साथ में किसको कर लिया, मोलारिटी और मोलालिटी को। और हमने ये भी देख लिया कि जो मोलालिटी है वो क्या है, एक बेटर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है अगर हम कंपेयर करते हैं मोलारिटी और मोलालिटी को। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।